दोस्तों देखा जाए तो टैक्स और लोन सिर्फ गरीब लोग ही भरते हैं। अमीरों के लिए तो कुछ भी माफ हो जाता है। वरना खुद ही सोचिए कि आज तक आईपीएल को टैक्स फ्री क्यों रखा गया है। वैसे टैक्स से याद आया, आपने न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारे अमीर लोग देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। Since 2014, 23,000 millionaires have left India. आपको बता दें कि इसकी वजह इंटॉलरेंस या यहाँ का मौसम नहीं है, बल्कि टैक्स बचाने की कोशिश है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर अपने ही देश को छोड़कर ये लोग अपना टैक्स कैसे बचाते हैं और क्या ये लीगल है, यही जानने की कोशिश हम करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टैक्स बचाने में सबसे बड़ा नाम उनका है जो लोग स्टॉक मार्केट पर ट्रेडिंग किया करते हैं, और इनके दो मेथड्स हैं। पहले मेथड का संबंध दुबई से है। शायद आपको नहीं पता होगा कि दुबई एक जीरो टैक्स कंट्री है और इस वजह से वहां के सिटीजन्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दुबई का एक फायदा ये भी है कि दुबई की करेंसी डॉलर के साथ पैक्ड है, यानी कि जितना ज्यादा डॉलर बढ़ता है उतनी ज्यादा दुबई की करेंसी भी ग्रो करती है, जबकि नॉर्मली बाकी कंट्री में हम इसका उल्टा देखते हैं। इसी वजह से कुछ ट्रेडर्स अपने परिवार के किसी एक आदमी को वहां पर एक प्रॉपर्टी खरीद कर दे देते हैं ताकि वो हर महीने के कुछ दिन दुबई में रह सके। प्रॉपर्टी खरीदने का फायदा ये है कि आपको 10 साल तक दुबई का गोल्डन वीजा मिल जाता है, ताकि हर बार वहां पर जाने पर आपको दोबारा वीजा के लिए अप्लाई ना करना पड़े। गोल्डन वीजा के लिए आपको 20 लाख दिरहम यानी 5.5 करोड़ भारतीय रुपयों की या तो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है, या वहां पर आपकी सैलरी 30,000 दिरहम से ऊपर होनी चाहिए। वैसे जहां पहले वहां पर आपको अपने पैसे से ये प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी, लेकिन अब आप बैंक से लोन लेकर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसलिए वहां जाना बहुत आसान हो गया है और लोग भारी संख्या में वहां मूव कर रहे हैं और एनआरआईज बन रहे हैं। इसीलिए लोग भारत और दुबई के बीच में ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि दुबई के रूल्स के हिसाब से आप वहां के टैक्स सिटीजन तभी बन सकते हैं जब आपने कम से कम पूरे साल में 180 दिन वहां पर ही गुजारे हो। इस तरह से लोग फिर भारत में ही रहकर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जब साल के अंत में टैक्स देने की बारी आती है तो ये लोग दुबई से टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ले आते हैं। बाकी देशों की तरह भारत और दुबई के बीच में भी डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी चलती है, जो इसलिए लाई गई थी ताकि किसी सिटीजन को 2 बार टैक्स ना भरना पड़े। लेकिन इसका फायदा यूं उठाया जाता है कि सर्टिफिकेट के हिसाब से तो इस आदमी को ये टैक्स दुबई में भरना है, इसलिए वो भारत सरकार को टैक्स नहीं भरेगा। लेकिन दुबई में तो कोई टैक्स ही नहीं है, इसलिए वहां पर भी ये लोग टैक्स नहीं भरते और इस तरह काफी सारा पैसा बचा लेते हैं। हालांकि ये सब अभी हो रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पूरी तरह से ना तो लीगल है और ना ही इलीगल। ये काफी ग्रे एरिया है, जिसका ये मतलब है कि अगर कल सरकार ऐसे लोगों पर कोई सख्त कदम उठाना चाहती है तो उठा सकती है, और हो सकता है कि तब इन लोगों को इतने सालों का टैक्स एक साथ भरना पड़े। इसलिए एक सेफ तरीका भी नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर टैक्स बचाने के लीगल तरीके नहीं है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अगले मेथड की तरफ जो पूरी तरह से लीगल है। इस दूसरे मेथड के लिए आप एनआरआई बनकर काम नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ना होगा। इसी वजह से न्यूज में चल रहा था कि बहुत से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। ये लोग इसके बाद सेंट किट्स, ग्रेनाडा और बाकी तरह के टैक्स हेवन या जीरो टैक्स कंट्रीज की सिटीजनशिप ले लेते हैं और फिर खुद की एक कंपनी सेटअप करके खुद को भारत में एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में रजिस्टर करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होने में लेकिन कुछ पेज भी है। पहला तो यही है कि आप भारत से कोई पैसा विदेश में नहीं भेज सकते, स्पेशली इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। यानी अगर कोई आदमी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ता है तो बाहर जाकर उसे किसी और के पैसे से या फिर अपने रखे गए विदेशी बैंकों के पैसे से ही इस कंपनी की शुरुआत करनी होगी, या फिर उसी पैसे को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह भारत में लाना होगा। इसमें अगला पेज ये भी है कि जो भी आदमी फॉरेन सिटीजन है उसका कंपनी में कम से कम 51% स्टेक होना चाहिए। इसके लिए जनरली लोग पहले किसी एनआरआई दोस्त से पैसा ले लेते हैं और फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इससे उन्हें एक नया पार्टनर भी मिल जाता है और पैसा भी। ज्यादातर हमने देखा है कि इस तरह की कंपनीज को 3 लोग ऑपरेट करते हैं, जिसमें से सिटीजनशिप छोड़ने वाले इन्वेस्टर के पास 52% शेयर होते हैं और बाकी 2 एनआरआईज के पास 24-24। ये ना सिर्फ एक लीगल तरीका है बल्कि काफी सिंपल भी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आप एक झटके में सिटीजनशिप ले सकते हैं। सिर्फ आपको वहां पर या तो प्रॉपर्टी खरीदनी होगी या फिर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होगा। कई देशों में तो सरकार को एक डोनेशन देने पर भी काम चल जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस तरह से टैक्स बचाना, क्या अपने देश के साथ धोखा करना नहीं है, और क्या किसी को सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी सिटीजनशिप छोड़ देनी चाहिए? इससे पहले कि आप इसके बारे में अपनी कोई राय बना लें, आपको उन लोगों के पॉइंट को भी समझना होगा जो ऐसा करते हैं। कई लोग तो सीधा सीधा ये मानते हैं कि अगर लॉ उन्हें करने की इजाजत दे रहा है और लॉ को जब इससे कोई दिक्कत नहीं है तो इन लूप होल्स का फायदा उठाने के लिए उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन्होंने जो पैसा कमाया है वो अपनी मेहनत से कमाया है और देश छोड़ने के बाद भी वो अपना ही पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्क भी तो उन्हीं का है।
इनके अलावा कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो देश छोड़ने के लिए इसलिए मजबूर थे क्योंकि भारत में जो टैक्स का जाल है वो बहुत बड़ा है। कई देशों के मुकाबले भारत अपने लोगों से ज्यादा टैक्स वसूलता है और साथ ही यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता है कि कोई भी आदमी परेशान हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल आपको क्रिप्टो से मिल सकता है। RBI is in favor of banning cryptocurrencies. मोदी सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का बिल पेश करने वाली है। जब भारत ने डिसाइड किया कि वो क्रिप्टो को एक पेमेंट मेथड के रूप में मान्यता नहीं देंगे, लेकिन जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उन्हें होने वाले प्रॉफिट से वो टैक्स जरूर लेंगे। यानी सरकार क्रिप्टो को मान्यता देकर क्रिप्टो ट्रेडर्स की हेल्प करने से तो मना कर रही थी, लेकिन साथ में अगर कुछ वो पैसा कमा ले तो उसमें अपना शेयर भी मांग रही थी। For the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. हर बात सिर्फ इतनी नहीं है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर के साथ ऐसा होता है कि उसने जितनी चीजों में इन्वेस्ट किया है उसमें से उसे जो लॉस और प्रॉफिट हुआ है दोनों को बैलेंस करके उसका नेट प्रॉफिट निकाला जाता है और इस पर वो टैक्स भरता है। यानी मान लेते हैं कि उसे 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ लेकिन 3 करोड़ का लॉस, तो वो 2 करोड़ पर ही टैक्स भरेगा। लेकिन क्रिप्टो टैक्स के केस में ऐसा नहीं था। अगर आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 6 करोड़ का भी लॉस हुआ तब भी आपको 5 करोड़ के गेन के ऊपर ही टैक्स भरना पड़ेगा। अब अगर इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स और कंपनीज दुबई चली हैं, तो आप खुद ही बताइए इसमें गलती किसकी थी। भारत में रेगुलेशंस की समस्या बहुत पुरानी थी, फिर चाहे वो 90 के दशक से पहले का लाइसेंस राज हो या फिर आज की बाकी समस्याएं, हमें अभी भी मार्केट में कई तरह की रिफॉर्म्स करने की जरूरत है जिससे हम खुद अपने देश के लोगों को बाहर जाने से रोक सके और फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ अट्रैक्ट करें। इस दिशा में हम कदम उठा भी रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी तेजी और होती तो सभी के लिए अच्छा होता है। लेकिन इसी के साथ ये भी यहाँ पर कहना चाहिए कि टैक्स बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना सही नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो जैसे केस में हम ये परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव ट्रेडिंग जैसी चीजों में तो आपको कोई परेशानी नहीं है। और जब आप भारत के ही मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स में देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भारत के मार्केट का फायदा उठा रहा है तो उसे उस मार्केट को उसी रफ्तार से चलाए रखने के लिए भी तो टैक्स देकर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वरना तो ये सिस्टम ही एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। अगर भारत के रेगुलेशन से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है तो वो अपना पैसा फिर किसी और मार्केट में भी तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें तो हमारी ग्रोथ का फायदा भी उठाना है और इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी नहीं करना है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या लोगों को इस तरह से अपनी सिटीजनशिप छोड़नी चाहिए या फिर आप इसके खिलाफ हैं? अपनी राय में कमेंट में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।